हम ये कह रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आतंक, लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी पूछ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कह दिया है कि पेरिस में हुए आतंकी हमलों पर मुस्लिमों ने उस तरह से गुस्सा या आक्रोश जाहिर नहीं किया है। मुस्लिमों को अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वो मासूमों की हत्या ना करें, आतंकवाद की तरफ ना जाएं, धर्म के नाम पर आतंकवाद की लड़ाई को जायज ना ठहराएं। इसी पर सवाल जवाब हम कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपने ये कहा रीटा बहुगुणा जोशी जी की आपकी पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करती है, ओबामा जी के खिलाफ है। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये कह रही हैं तो हम मानेंगे कांग्रेस पार्टी की जुबान है, लेकिन इसी के साथ आपने हिंदुस्तान की पूरी लड़ाई तो आतंकवाद के खिलाफ कमजोर कर दी है विगत 10 वर्षों में। तो फिर ये सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए कि आपके पास स्ट्रैटेजी क्या थी कि हम आप पर भरोसा करें, आपकी बात पर भरोसा करें। ये बात आपने कैसे कह दी है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान ही हमने ये कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और हमने पूरे विश्व से कहा कि आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाए। हम लोगों की जो सीमाओं पर प्रयास था, जो संघर्ष था, उसका ये नतीजा हुआ कि 2013-14 आते आते कुल एक वर्ष में 13-14 में कुल 96 उल्लंघन हो पाए सीमाओं के, जबकि 14-15 में 900 से ज्यादा सीमा उल्लंघन हो चुके और टेररिस्ट गुरदासपुर तक आ चुके। तो ये मत कहिए कांग्रेस ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। हम ही है जिसने 65 में पाकिस्तान को सबक सिखाया, हम ही है जिसने 71 में पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। और पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई, हमारी सरकारों की लड़ाई हमेशा बिल्कुल जबरदस्त रही है। कांग्रेस पार्टी, देखिए मैंने ये नहीं कहा ओबामा के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी इस सोच के खिलाफ है कि कोई धर्म किसी आतंकवाद की जननी हो सकती है। हाँ। कोई धर्म जननी हो सकती है। ऐसे लोग हैं जो सर फिरे हैं, ऐसे लोग हैं जो सियासी या किसी अपने व्यक्तिगत कारणों से इसमें जाते हैं। इसको रोका जाना। देखिए हमने तो कितनी शहादत दे दी, हमने गांधी जी, राजीव जी, बेअंत सिंह और अभी हमने कितना देखिए उसमें छत्तीसगढ़ में अपने 3 बड़े नेता खो दिए। आतंकवाद से लड़ते हुए तो कांग्रेस ने जो शहादत दी है उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो देखिए रीता जी, ठीक है मौलाना अंसार रज़ा साहब, रीता जी मैं एक बात आपको बता दूं, ठीक है, एक बात हमारी समझ में आ गई है। जो 3-4 दिन से मैं डिबेटें देख रहा हूं, जितनी सियासी पार्टियां हैं सब अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि मुल्क किस दहाने पर खड़ा हुआ है। इंग्लैंड में हमारे वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अब हमको आतंकवाद की परिभाषा समझना होगी। इतना बड़ा बयान प्राइम मिनिस्टर का। मैं पूछना चाहता हूं संबित जी से कि एक दिन पहले 184 आदमी बगदाद में मारे गए, क्या उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री को आतंकवाद की परिभाषा नहीं समझनी चाहिए थी? पेरिस में जो हुआ गलत हुआ, और जहां तक गृह मंत्री का बयान आया है कि अब हमें समझना पड़ेगा, हो सकता है ISIS यहां कदम रखे, तो मैं आज तक के जिम्मेदार चैनल पर एक जिम्मेदारी की बात कर दूं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ISIS भारत के किसी भी मुसलमान बच्चे के कंधे पर रख के भारत में कदम नहीं जमा पाएगा, यह मैं गारंटी से कह सकता हूं। पात्रा साहब, देखिए अभी अंसार साहब ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जो पेरिस में हुआ उससे एक दिन पहले बगदाद में 144 लोग मर गए थे। उस समय प्रधानमंत्री को बात याद नहीं आई कि डेफिनेशन होना चाहिए आतंकवाद का। मैं याद दिलाऊं, आतंकवाद के डेफिनेशन को लेके प्रधानमंत्री ने UN तक में आवाज उठाई है, हर देश में आवाज। जवाब क्या मिला UN से? मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, एक सेकेंड मैं पूरा कर लूं, मगर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि आप भी आजम खान की तरह बात कर रहे हैं। आप भी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो आजम खान ने कहा, मगर आपने उसको घुमा के कहा। मैं क्या गलत कह रहा हूं? मैं क्या गलत कह रहा हूं? हमने क्या गलत कह दिया है? पावर की लड़ाई ISIS के खिलाफ हो रहा है, वही तो आजम खान कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सुपर पावर, मतलब अगर हम मुसलमान के मरने की बात करें तो हम आजम खान के कदम पे चल रहे हैं। तो और साक्षी महाराज के जूम में बगदाद में एक सेकंड क्या 1 सेकंड 144 लोग, ये आप डिबेट करते हैं तो डिबेट की तरह डिबेट किया कीजिए ना आप। नहीं, आपने इतनी बड़ी बात कह दी देश को लेकर, और मैं जवाब न दूं। आपके पास चलेंगे, ठीक है। हाँ, आपने कहा 144 लोग बगदाद में मारे गए। हाँ, आपने उनको मजहब से क्यों जोड़ दिया? बिल्कुल सही, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मगर आपने तुरंत 144 लोगों को मजहब से जोड़ दिया और कहा कि प्रधानमंत्री क्यों चुप थे? आप बताइए किस प्रकार की सोच है ये? क्या कहना चाहते थे? क्या खराबी है इस सोच में? सुपर पावर बॉम्बिंग कर रही है, इस सोच में क्या खराबी है? आपकी हमदर्दी किसके साथ है ये आप क्लियर करें पहले। पेरिस में जो लोग मारे गए उसमें भी मुसलमान थे। क्लियर
करे कि आपकी हमदर्दी किसके साथ है। ठीक है, हमारी हमदर्दी भारत के साथ है। जो सवाल ओवैसी बिल्कुल साहब, नहीं लगा ओवैसी मुझे। साहब, जो सवाल संबित पात्रा जी उठा रहे हैं, क्या वो सही है कि अगर सुपर पास बॉम्बिंग कर रहे हैं तो उसको सही मानना होगा, क्योंकि वो ऐसे आतंकी संगठनों को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो बुरे तरीके से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? देखिए, बॉम्बिंग, आसमान से जहाजों में बैठकर बॉम्ब गिराने से आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा। दुनिया से आतंकवाद का खात्मा अगर होगा तो फ्रीडम और जस्टिस की बुनियाद पर होगा। फ्रीडम और इंसाफ जब आप करेंगे तो दुनिया से पूरा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अगर आप हकदार को उसका हक देंगे तो यकीनन तमाम नाइंसाफियों और आतंकवाद का खात्मा होगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि अपने मिलिट्री सुपर पावर के जरिए वो आतंकवाद का खात्मा कर सकता है, आप नहीं कर सकते। आपको ये समझना है कि इराक में जाकर वहां पर 10 लाख लोगों को मारकर ओबामा के पास कोई मॉरल राइट नहीं है कि वो मुसलमानों से कहे ये अमेरिका ने मॉरल राइट खो दिया है। उन्हीं की वजह से वहां पर आईसिस को मौका मिला। हम उसकी मजम्मत करते हैं, मगर याद रखिए मिलिट्री सुपर पावर से आतंकवाद का खात्मा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि फ्रीडम और जस्टिस की बुनियाद पर आतंकवाद का खात्मा होगा और अमन मुस्तकिल तौर पर कायम होगा। अमन कायम करना है तो यकीनन ताकत की जरूरत है, मगर इस तरह से कि आप इसको मजहब से जब तक जोड़ते रहेंगे ये नहीं होने वाला है। याद रखिए, आईसिस का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है। सबसे ज्यादा मुसलमानों को उन्हीं लोगों ने मारा है। बड़े बड़े स्कॉलर्स को मार दिया है बॉम्ब ब्लास्ट करके, सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी टेररिज्म होता है उसके आपको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में कंडेम करना चाहिए। 1 महीना पहले टर्की में हुआ, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में टेररिज्म हो रहा है। आपके लिए काउंटर क्वेश्चन मेरे पास भी है कि ये जो आप कह रहे हैं कि टेररिस्ट को भी तभी रोका जा सकता है जब जस्टिस मिले, टेररिस्ट को इंसाफ, फिर ये मामला जरा बैठ नहीं रहा है। लेकिन उससे पहले संबित पात्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। संबित जी, मैं लौट रही हूं आपके पास, मैं लौट रही हूं। आप समझ नहीं रहे हैं। एक सेकंड ओवैसी साहब, हमने आपको सुना, आप प्लीज हमें सुन लीजिए। नहीं ओवैसी साहब, एक सेकंड, बड़ा ये सवाल चुभ रहा है, इससे मुझे पूछने दीजिए। आपने अपने बयान में कहीं ना कहीं टेररिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। आपने कहा है कि जस्टिस और फ्रीडम नहीं है, इसलिए टेररिज्म हो रहा है। ओवैसी साहब, मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। मैं ओवैसी साहब और अंसार रज्जा साहब दोनों से कहूंगा कि सुन ले मुझे। ठीक है, पात्रा साहब आप सीधे उनसे पूछिए, वो जवाब देंगे। हाँ, ओवैसी साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, एक छोटी बात नहीं। आपने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अटैक नहीं होना चाहिए, एरियल बॉम्बिंग या किसी प्रकार का मिलिट्री यूसेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिस और फ्रीडम डिनाई किया गया है और रिटेलिएशन में आतंकवाद होना चाहिए। इसलिए आप अगर जस्टिस दे देंगे, आप अगर फ्रीडम दे देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब आप एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं आतंकवाद के लिए। इसको जस्टिस नहीं मिला, कश्मीरी पंडितों को जस्टिस नहीं मिला तो वो बंदूक उठा लें और वो फिर मारना शुरू कर दें। तब तक मारे जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिल जाए। अगर किसी संप्रदाय, सिखों को मार दिया गया तो वो बंदूक उठा लें, फिर वो सबको मारना शुरू कर दें। जब तक कि उनको जस्टिस नहीं मिलता है, उनको जस्टिस और फ्रीडम मिल जाएगा तो वो शांत हो जाएंगे। क्या आप यही कहना चाहते थे? संबित जी, ओवैसी साहब ने जो बात कही है, ओवैसी साहब ने जो बात कही है, मैं उसको क्लियर कर दूं। आईसिस जो है वो ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, वो क्या है? ओवैसी साहब की बात को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? उसे क्या इंसाफ दिया जाएगा? जो ओवैसी साहब की बातों को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? ओवैसी साहब क्लियर करेंगे उसको। अब ओवैसी जी से पूछ लेते हैं। ओवैसी साहब, आपकी इसी बात पर सबको खटकी कि आप कह रहे हैं कि इंसाफ से ही ये खत्म होगा आतंकवाद। अब वो तो कह रहे हैं हमें इस्लामिक स्टेट बनाना है पूरा, सीरिया से लेकर इराक तमाम जगहों पर, तो ये इंसाफ है? आप जरा मुझे अलाउ करिए ताकि मैं संबित साहब को भी, शायद वो समझे या ना समझे, सुन लीजिए। हाँ। इराक में जब अमेरिका गया, अगर वहां पर इंसाफ करता, वहां पर 10 लाख में से 6 लाख मासूम बच्चे अगर नहीं मरते, वहां पर स्टेबिलिटी कायम हो जाता, तो यकीनन आईसिस उस वैक्यूम में ग्रो नहीं करता। मैं हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से यह भी कहूंगा कि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है। आप जानते हैं कि इनस्टेबल करके अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया है। इनस्टेबिलिटी वहां पर वैक्यूम क्रिएट करेगा। लीबिया में
आप गए थे फ्रीडम दिलाने के लिए, जस्टिस करेंगे, आपने वहां पर फ्रीडम जस्टिस नहीं किया, इंस्टेबल कर चले गए। उस वैक्यूम का फायदा उठा रहे हैं कौन? यही टेररिस्ट आईसिस। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आईसिस का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कभी था। इस्लामिक स्कॉलर्स ने उनको खवारिज का नाम दिया है, खवारिज का। हम बगदादी को खलीफा नहीं मानते, हम बगदादी के हाथ पर ना कभी बैत किए ना कभी बैत करेंगे। मेरा तो मानना यह है कि हर मुसलमान को आईसिस के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा, ये मेरा कहना है, समझ लीजिए आप। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं। मैं 10 सेकंड का इंपॉर्टेंट जल्दी से 10 सेकंड, क्योंकि मैं मेहली साहब के पास एक बार जाना चाहती हूँ जी। देखिए ओवैसी साहब, आपने कहा कि वैक्यूम हुआ, उस वैक्यूम में आईएसआईएस आ गया और उस आईएसआईएस ने आतंक फैलाया। मगर जब आपसे प्रश्न पूछा गया था कि आईएसआईएस को खत्म कैसे किया जाए, क्या मिलिट्री एक्शन से, आपने कहा था नहीं, मिलिट्री एक्शन से नहीं, जस्टिस से। ये आईएसआईएस को जस्टिस कैसे दिया जा सकता है? जस्टिस तो बाकी इराकी लोगों को दिया जा सकता था, बाकी सीरिया के लोगों को दिया जा सकता है। आईएसआईएस को जस्टिस कैसे दिया जा सकता है? उसको तो बॉम्बिंग के द्वारा ही उड़ाया जा सकता है। ओवैसी साहब, आईसिस के कॉन्टेक्स्ट में बताइए। संपित, अगर ये बात सही होती तो आपकी गवर्नमेंट ने नागा इंसर्जेंट से बातचीत क्यों की? उनको बॉम्ब करते रहना था। आप मारिए ना उनको, कौन रोक रहा है आपको? आप क्यों उनसे बातचीत करके उनको कहा कि हथियार डालिए और डेमोक्रेटिक नागा इंसर्जेंस और टेररिज्म और आईएसआईएस, इन दोनों को आप इक्वेट कर रहे हैं। अरे वो भी, सुनिए संपित, आप जितने प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन बताइए फिर, आप एक तरफ तो बोल रहे हैं आईएसआईएस के खिलाफ जिहाद होना चाहिए, फिर दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं आईएसआईएस के लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए। पहले आप क्लैरिटी तो लाइए, आप दोनों तरफ कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जिहाद और खत्म करो आईएसआईएस को, दूसरी तरफ कह रहे हो बैठ के बातचीत करो, तो क्या करना चाहिए? मुझे लगता है इसका एक बार स्टैंड वो क्लियर करें, फिर उसका मेहली साहब से समझना नहीं, अगर आप समझना नहीं चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, मगर मैं कोई नहीं समझ पा रहा है कि अगर इंसाफ, ओवैसी साहब, या आपके कंफ्यूजन में कोई समझ नहीं पा रहा है, खुले बोलिए। जी, आप समझ कर भी नहीं समझना चाह रहे हैं, मैं जानता हूं, आप समझ कर भी नहीं समझना। आप अंजना जी से पूछ लीजिए, अगर वो भी समझ पा रही हो तो कोई नहीं समझ रहा है। दोनों लोगों की बात में क्लियर कर देता हूं। दुनिया समझ रही है। क्या आप ये कह रहे हो ओवैसी साहब? क्या ओवैसी साहब आप ये कह रहे हैं? ओवैसी साहब आप ये कह रहे हैं कि बॉम्बिंग रोकिए, आईसिस से बात कीजिए। क्या इससे बहुत आगे नहीं निकल चुके हैं हम? जिस तरह की परिस्थिति बन गई है, एक बार मैं फिरंगी मेहली जी से इस पर रिस्पांस ले लूं, फिर आप भी इस पर बोलिएगा। फिरंगी मेहली जी, फिरंगी मेहली जी, अंजना जी 30 सेकंड। जल्दी। मैं एक बात बता दूं संबित जी, ओवैसी साहब ने जो बात कही है, मैं एक बात बता दूं, आईसिस के साथ जो फ्रांस कर रहा है उसका जवाब यही है, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, चलिए इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, फिरंगी मेहली जी। देखिए, जिस तरीके से इसको मजहब से जोड़ा जा रहा है, तो सवाल ये उठता है, जिस तरीके से इसराइल फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है, उसको ओबामा साहब ने मजहब से जोड़ करके जूइश टेररिज्म क्यों नहीं कहा? जिस तरीके से इराक पर हमले किए गए, उसको क्रिश्चियन टेररिज्म क्यों नहीं कहा गया? इसकी कोई लिमिट, कोई सीमा, इसका कोई एंड नहीं है। जिस तरीके से सीरिया पर हमले किए जा रहे हैं, आईएसआईएस को ज़रूर ख़त्म किया जाए, उसके साथ कोई भी खड़ा होने के लिए मुसलमान कतई तौर पे तैयार नहीं है। लेकिन जो खुलेआम ये हमले हो रहे हैं, क्या इसमें आम शहरी मासूम बच्चे और औरतें नहीं मारी जा रही हैं? ये दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल है। जो ये डबल स्टैंडर्ड है टेररिज्म को लेकर भी, उसी वजह से दर हकीकत ऐसा महसूस होता है कि टेररिज्म और फैल रहा है। कि फ्रांस पर हमला होने से एक दिन पहले बेरूत पर हमला होता है, उसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, दुनिया खामोश रहती है। फ्रांस पर हमला होता है, पूरी दुनिया उस पर चीख उठती है। जिस तरीके से फ्रांस पर हमले की मजम्मत की गई, उसी तरीके से फिलिस्तीन पर और बेरूत पर भी हमले की मजम्मत की जानी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि आईएसआईएस की एक्टिविटीज से सबसे ज्यादा अगर नुकसान कहीं हो रहा है, जानी और माली, तो वो पूरे अरब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हो रहा है। इस बात को भी अपने जहनों में रखने की जरूरत है। ओवैसी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मैं सबके पास आ रही हूँ, थोड़े कमेंट्स जल्दी से। ओवैसी साहब, मैं ये बता रहा हूं कि आईसिस के खिलाफ यकीनन जिद्दोजहद करनी चाहिए। आईसिस के खिलाफ हथियार से, जबान से, फतवों से मुस्लिम लोग लड़ रहे हैं, मगर याद रखिए कि ये जो सुपर पावर्स हैं, इनको ये बात समझनी चाहिए कि ये तमाम मसाइल उनकी वजह से पैदा होते हैं।
वो लोग जहां पर जाते हैं सोल्यूशन नहीं देते, वहां पर इंस्टेबिलिटी पैदा करते, और यही वजह है कि वहां पर इस तरह के टेररिस्ट ठीक ऑर्गेनाइजेशन है। पैदा होते हैं ठीक। और सारी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन जाते हैं। ठीक है, संबित जी कंक्लूडिंग रिमार्क एक लाइन में सब प्लीज। देखिए, आतंकवाद का कोई एक्सक्यूज नहीं होता है और हमें एक्सक्यूज ढूंढने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हम सबको, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे मैं हूं, चाहे रीता बहुगुणा जोशी है, हम सबको इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा और यही अंततोगत्वा आतंकवाद को समाप्त करेगा। इसी के साथ हमें खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक। फॉरेन लौट रहे जहाँ तक याद आती रहेगी।